ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना नर्वस सिस्टम जो है ना पैथोलॉजी की एक सुपरफिशियल सा रिव्यू है एग्ज़ाम नाइट्स के लिए। जिन्होंने कुछ भी नहीं ना पढ़ा एटलीस्ट इतना कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। सबसे पहले हमने कंजेनिटल डिसऑर्डर करना है, फिर सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ जितनी हैं मोटी-मोटी वो देख लेंगे, हेड इंजरी देख लेंगे, इन्फेक्शन देख लेंगे, ठीक है? डिजेनरेटिव और हमारे पास डीमाइलिनेटिंग डिजीज़, इनका आपको फ़र्क पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स ऑफ द सीएनएस जिसके अंदर ग्लायोब्लास्टोमा, मल्टीफॉर्म है, मेनिंजियोमा, इसके अंदर से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज और एससीक्यूज आया हुआ है। मेडुलोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, श्वानोमा और मेटास्टेटिक ट्यूमर्स है। इसके बाद हम एंड पे पास्ट पेपर को जो है ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे ताकि हमारी कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है? कंजेनिटल डिसऑर्डर में सबसे पहले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब हो गया, ठीक है? फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब जो है ना वो हमारे पास क्लोज नहीं होती। आपने ये एम्ब्रियो के अंदर बारहा बात पढ़ी होगी, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि वर्टिब्री और सिकाल विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अंडरलाइंग मेनिंजीज हो गया, स्पाइनल कार्ड हो गया। जो जो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं ना वो इसका कह रहा है कि स्कल हो गया, वर्टिब्रीज हो गया मोस्ट कॉमनली। साथ में वो कह रहा है कभी कभार मेनिंजेस इन्वॉल्व होती हैं, कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, वो डिपेंड करता है उन कंडीशन पे। अब इस डिसऑर्डर के अंदर जो है ना वो कह रहा है कंसनट्रेशन ऑफ दी अल्फा एमनियो फेप्टोप्रोटीन जो है ना, एक बात ये याद रखनी है, ठीक है? मतलब वो बच्चा जो है ना उसको फक ऑफ हो गया है, मैंने यूँ याद किया हुआ था कि अल्फा फेप्टोप्रोटीन जो है ना वो उसके एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर किसी आप एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करें और उसके अंदर अल्फा फेप्टोप्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की तरफ बच्चा जा रहा है, तो हमें फ़ौरन ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? होता क्यों है? वो फीमेल जिनको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है? एफ से फोलिक एसिड, एफ से फेप्टोप्रोटीन और एफ से फक ऑफ हो गया वो बच्चा। तो मैंने ये 3 निमोनिक्स याद रखे, सॉरी फॉर दैट। फिर लोग कहते हैं गंदे निमोनिक्स बनाते हो। यार मेरे यही निमोनिक्स है, जिससे अच्छे लगे वो रख ले, बाकी अपने जिसको इससे अच्छा निमोनिक आता है ना वो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? बाकी गुज़ारा करने वाली जिन्होंने लास्ट टाइम पे अब निमोनिक बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास और, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर वो आ जाएगा सारे का सारा। अब वो कह रहा है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें फिर इंक्लूड होती हैं। आपका जो है ना वो स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, ठीक है? बताता हूँ क्या होता है। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा हो सकता है। इनके सिर्फ़ नाम आपको पता हो और होता क्या है इसके अंदर ताकि आप एमसीक्यूज़ पिक कर सकें। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, कभी-कभार एग्ज़ामिनर जो है ना वो वाइवा के अंदर सुन लेते हैं तो बंदे को फिर बड़ी शर्मिंदगी होती है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका हो सकता है, एम्ब्रियो वाली सारी सेल हैं। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका हो सकता है। फिर हमारे पास क्या होगा, मेनिंगोसील हो सकता है, MENING मेनिंगोसील हो सकता है। फिर हमारे पास क्या होता है, एनेनकेफली हो सकता है, ANENCEPHA, एनेनकेफली। ये हमारे पास जो है ना 4-5 टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? जो स्पाइना बाइफिडा है ना, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास बेसिकली पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्चीज़ जो है ना वो फेलियर टू क्लोज़। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है? फेलियर ऑफ पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्चीज। आपने वर्टिब्री देखी ना, यूं करके होती है, फिर यूं यूं करके, तो उसकी जो पोस्टीरियर आर्चीज होती है ना वो हमारे पास अगर फेल ना होती है तो हम स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। अब ओकल्टा में क्या होता है, विद नो क्लिनिकली अपीयरेंट वर्टिब्रल आर्च डिफेक्ट लिमिटेड टू, अगर तो वो 1 से 2 वर्टिब्रीज तक है जो है ना वो लिमिटेड है और इसके अंदर एज सच कोई भी अपेरेंट एबनॉर्मेलिटी क्लिनिकली नहीं दिख रही तो हमारे पास स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है। सिस्टिका में क्या होता है हमारे पास, हर्निएशन ऑफ द मेनिंजेस थ्रू दिस डिफेक्ट हो गया। जो उसकी मेनिंजेस होती है ना, ठीक है, जो ब्रेन की कवरिंग होती है वो वहाँ से हर्निएट कर देती है, ठीक है? तो हर्निएशन ऑफ मेनिंजेस हो गया थ्रू, हमारे पास क्या होती है, डिफेक्ट्स होगा। जो डिफेक्ट होता है पोस्टीरियर वर्टिब्रल का, उसके अंदर से जो हमारे पास कैरेक्टर मेनिंजेस यूनिक है जिसे हम कहते हैं सिस्टिका, एक सिस्ट की फॉर्म बना लेती है, यूँ कह लें वो सिस्टिका को प्रेजेंट करती है। जबकि यहाँ पे ओकल्टा में कोई चीज़ नहीं होती, ओकल्टा मतलब रोक लिया उसने, आगे कोई अबनॉर्मलिटी नहीं हो सकती। मेनिंगोसिस में क्या होता है, हर्निएशन मेम्ब्रेन थ्रू दी मेनिंजेस। अगर सिर्फ हर्निएटेड मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ मेनिंजेस की लेयर है तो इसे मेनिंगोसील कहेंगे, ठीक है? एनकेफ्लोसील में क्या होता है, हर्निएशन में वो कह रहे हैं हमारे पास जो है ना फीटल ब्रेन के टिश्यूज़ भी अगर आ रहे हैं साथ में, ठीक है? फीटल ब्रेन के अगर साथ में टिश्यू भी हर्निएट कर दें तो इसे हम एनकेफ्ली कहते हैं, ठीक है? ये हमारे पास होती है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, एब्सेंस ऑफ द ओवरलाइंग स्कल, जो स्कल होता है उसकी सारी की सारी एब्सेंस। ये टर्मिनोलॉजी बस इसको रटा मार लेना अच्छे से ताकि आपको इनसे
फिर हमारे पास होता है टॉर्च इन्फेक्शन। आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर बहुत बार पढ़ा होगा टॉर्च इन्फेक्शन। मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हमारे पास होता है हर्पीज सिम्प्लेक्स। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस और हर्पीज जो है ना वायरस, इनका एक कम्प्लेक्स होता है, मतलब कम्प्लेक्स ऑफ द डिजीज़ है जो हमारे पास मदर से फीटस को अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, मदर से हमारे पास फीटस को अंदर ट्रांसफ़र होती हैं और वो हमारे पास जो है ना वो क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो पेशेंट मरीज़ हैं जिन माओं को टार्च इन्फेक्शन होता है वो बच्चे को इफेक्ट कर दिया है, तो वो बच्चे जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास किससे से प्रेजेंट करते हैं, माइक्रोकेफली के साथ। मतलब उनका हेड जो है ना वो छोटा रह जाता है। तो टॉर्च इन्फेक्शन हमारे पास किसको प्रेजेंट करेगा, माइक्रो। मतलब टॉर्च मारी है, माइक्रो की उसकी लाइट है, छोटी सी लाइट है यूँ कह लेगा, ये टॉर्च जो मारी है, ठीक है, इसकी लाइट जो है ना बस छोटे से सर के ऊपर लगती है, तो माइक्रो कैफली जो होता है ना इसे हम कहते हैं माइक्रोकेफेली होगा। अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास साथ में सेंट्रल सीएनएस जो है ना, इसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा कैल्सिफिकेशन भी देखी गई है और साथ में हिपेटोसेप्लिनोमेगैली भी इसके अंदर देखी गई है। वो सारी बात उसने लीवर और सेप्लिन के ऊपर एक्ट करना है, हिपेटोसेप्लिनोमेगैली आपको दिख जाएगी। इतनी बात याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोसेफलस। हाइड्रो मतलब पानी, पानी से कुछ आ रहा है ना आपको ध्यान में। तो हाइड्रोसेफलस में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास फ्लूइड वॉल्यूम है सीएसएफ का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो चुका है तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोकेफली होगा। ठीक है, और कि कहाँ पे इंक्रीज होगा, जो आपकी क्रेनियल, ज़ाहिर बात है क्रेनियल कैविटी उसके अंदर अगर ज़्यादा होगा तो इसे हम हाइड्रोकेफली कह देंगे। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास फिर दो होती है, एक हमारे पास इंटरनल हाइड्रोसेफलस होता है और एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल हाइड्रोकेफलस होता है। एक हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग भी होता है, फिर कम्युनिकेटिंग भी होता है। इसकी मुख्तलिफ टाइप अगर पूछ लेना तो याद रख लेना, हमारे पास कुछ इंटरनल होता है, कुछ एक्सटर्नल होता है, कुछ हमारे पास होते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग और हमारे पास कुछ होते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफली। ठीक है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफली ये हमारे पास होती हैं जो कॉन्जेनिटल के अंदर आ जाएंगी। फिर हमारे पास है अर्नाल्ड चेरिस माल फॉर्मेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेरिबेलर टॉन्सिल एंड मेडुला थ्रू दी फोरामन मैग्नम। ठीक है, जो आपका सेरिबेलर और मेड्यूला है ना ब्रेन का, वो हमारे पास कहाँ से हर्निएट कर गया है, वो हमारे पास डिस्प्लेस हो गया थ्रू फोरामेन मैग्नम। ठीक है, एक वो सुराख था ना आपका फोरामेन मैग्नम है, जिसको ब्रेन स्कल आता है अच्छे से, वो याद कर लेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो फोरामेन मैग्नम से सेरिब्रल और मेडुला की जो है ना वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इसे आर्नल्ड चैरी सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर वो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करते हैं, सी एस एफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द सी एस एफ आउटफ्लो। ठीक है, वो पेशेंट जो है ना उसको हाइड्रोसेफलस हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोसेफलस में क्या होता है, उसकी जो है ना वजह क्या है, जो उसकी फ्लो जा रहा था वो हमारे पास उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी जब ये डिस्प्लेस हो जाएंगे मेडुला और सेरिबेलर, तो इसकी वजह से हमारे हाइड्रोसेफलस के साथ ये प्रेजेंट करता है। फिर है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट का आया हुआ है, एमसीक्यू भी मैंने देखा है इसका, यूएचएस में भी है, नम्स के अंदर भी देखा मैंने। ठीक है, फीटल अल्कोहल में क्या होता है, एक्सेसिव मेटरनल अल्कोहल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। वो माँ जो शराबी माँ है ना, ठीक है, वो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट भी थी, उसने शराब भी पी ली है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा। तो बच्चे के अंदर क्या होगा बेसिकली, एक तो उसका सर छोटा रह जाएगा, माइक्रोकेफली हो जाएगी बच्चे को। साथ में वो कह रहे हैं हमारे पास जो है ना वो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ रिटार्डेशन प्लस हमारे पास मेंटल जो है ना वो रिटार्डेशन, ये दोनों चीज़ें आपको दिख जाएंगी फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में। इतनी बात बता दोगे इंशाल्लाह एग्जामिनर कभी भी आपको कोई छेड़ेगा नहीं ऐसा। फिर हमारे पास है सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में, मतलब कौन कौन सी बीमारियाँ होती थी, या तो इन्फ्रैक्शन हो सकता है, या हेमरेज खून हो सकता है, या ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हो सकता है। अच्छा, जो इन्फेक्शन है ना वो हमारे पास कह रहा है मोर फ्रीक्वेंट है देन हेमरेज, और इसके अंदर क्या होता है, ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस के साथ सिस्ट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस होती है और उसके अंदर आपको एक सिस्ट की जो है ना वो फॉर्मेशन दिख जाएगी, ल्यूकोफिकेटिव नेक्रोसिस साथ में आपकी सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो कह रहे हैं हमारे पास आर्टीरियल अक्लूजन जो है ना वो बेसिकली होगी, जिसकी वजह से हमारे पास इन्फेक्शन होता है ना। मतलब आर्टरीज में ब्लड दे रहे थे ना, रेड कलर से बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आर्टरीज आ रही थी, यहाँ पे अक्लूड होगी तो आगे फिर वेन नहीं गई, तो यहाँ पे ब्रेन को सारा इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या होगा, एक सिस्ट सी आपको बनी हुई मिल जाएगी। अब वो कह रहा है इसकी वजह क्या हो सकती है, या तो हो सकता है थ्रोम्बोसिस, ठीक है, क्लॉट बन गया, या फिर एम्बोलस क्लॉट कहीं से उखड़ के यहाँ पे दिमाग में आ गया, तो इसे हम एम्बोलस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जहाँ पे कैरोटिड बाइफरकेशन होती है ना, मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है ना वो मोस्ट कॉमन साइट है, ये नाम याद रख लेना, मिडल सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो है ना वो थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिस के लिए सूटेबल है।
इतनी बात ज़्यादा, इसकी वजह से जब वो दिमाग में जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक हो जाता है। ये तो पता है ना बात, अब एफएससी वाली है, रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये स्ट्रोक हो जाएगा। अच्छा, नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या आती है जी, हेमरेजेस के बारे में। एंड पे मैं इसका चार्ट भी बना के देता हूँ इन्फेक्शन का, थ्रोम्बोसिस का, बाकी इसके पहले देख। हेमरेजेस में हमारे पास क्या क्या हो सकती है, दो तरह की हेमरेजेस वो कह रहा है हमारे पास होगी। या हमारे पास होगी इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज, इंट्रा सेरिब्रल हमारे पास हेमरेज हो सकती है, ठीक है। या फिर हमारे पास सब एरेक्नॉइड जो है ना वो हमारे पास हेमरेजेस हो जाएगी, इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, या हमारे पास सब एरेक्नॉइड हेमरेजेस होगी। इंट्रासेरिब्रल में हमारे पास कह रहा है कि ब्लीडिंग इनटू द ब्रेन सब्सटेंस, दिमाग के अंदर अंदर जो है ना वो हमारे पास ब्लीडिंग हो रही है। मोस्ट ऑफन जो है ना बेसल गैंग्लियन और थाइमस वगैरह जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, तो बस इतना नाम बता देना काफ़ी। सब एरेक्नॉइड में क्या होती है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ब्लीडिंग इनटू द सब एरेक्नॉइड, नाम में ही काम है कि ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड और पाया मैटर। तो एरेक्नाइड के नीचे जितनी स्पेस है ना, इसे सब एरेक्नाइड स्पेस कहते हैं, इसके अंदर जब हेमरेजेस होगा इसे हम कहेंगे सब एरेक्नाइड हेमरेज हो गया। बस काफ़ी है इतना। फिर हमारे पास जो है ना वो कह रहा है कि कुछ ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक है, इम्पेयर, इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इम्पेयर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन हो जाते हैं। इस्कीमिया हो गया ना ब्रेन को, तो हमारे पास जितने भी न्यूरोलॉजिकल जो फंक्शन है ना वो हमारे पास जो है ना ब्रेन के इम्पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। साथ में वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, जो बैलेंस है ना, टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन, डिस्टर्बेंस ऑफ हाँ सेरिब्रल जो सर्कुलेशन है ना वो हमारे पास सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसके अंदर जो है ना वो कह रहा है अगर ज़्यादा देर तक होगा तो हमारे पास परमानेंट हमारे पास क्या होगा, डैमेजेस भी हो सकती हैं। और साथ में वो कह रहा है कि सीरियस ऑक्लूसिव इवेंट जो है ना वो हमारे पास हो जाएंगे। तो ये हमारे पास ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक के बारे में मोटी मोटी सी बात होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो है हेड इंजरीज़ के बारे में। हेड इंजरी में कौन कौन सी इंजरी, एक एपिड्यूरल हेमरेजेस होते हैं, एक हमारे पास होती है सब ड्यूरल हेमरेजेस होते हैं, ठीक है। एपिड्यूरल में हमारे पास क्या होता है, आर्टीरियल हेमरेजेस एसोसिएटेड विद द स्कल फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। स्कल फ्रैक्चर के साथ जब आर्टीरियल जो है ना वो ना उसको स्कल के ऊपर चोट लगी, स्कल की बोन टूट गई, तो एपिड्यूरा एरेक्नाइड और पाया, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर के ऊपर जितनी भी स्पेस है ना इसे एपिड्यूरल कहते हैं, उसके ऊपर खोपड़ी आ जाती है ना, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ स्कल की स्केलेटल मसल की ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पे एपिड्यूरल हेमरेज, यहाँ पे आपको खून खून नजर आएगा ड्यूरा मैटर से भी ऊपर। जो ब्रेन की लेयर्स की बात कर रहा हूँ ना, ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर, अब बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तो इसके अंदर जब हेमरेजेस होगा तो इसे एपिड्यूरल हेमरेज, और मोस्टली जो है ना वो हमारे पास मिडल मेनेंजियल आर्टरी जो है ना वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमने मिडल सेरिब्रल आर्टरी की थी थ्रोम्बस के लिए, जबकि एपिड्यूरल के लिए मिडल मेनेंजियल आर्टरी, मेनेंजिस के ऊपर MMA हो गया, ठीक है। मिडल मेनेंजियल आर्टरी एपिड्यूरल हेमरेजेस के लिए, ये भी एक MCQ था पास्ट का, और आई थिंक ये नीट का एक क्वेश्चन है इंडिया के टेस्ट के अंदर ना, तो बाकी अब देख लेना। अब यहाँ पे जो है ना वो कह रहा है कि वही सेरिब्रल कम जब वो यहाँ पे होगा ना, हेमाटोमा बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, खून यहाँ पे जमता है, इसने क्या करना है, कंप्रेस कर देना है नीचे वाले जितना भी ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, उसे कंप्रेशन करेगा। और वो कह रहा है हमारे पास फिर क्या है कि डेवलपिंग सेरिब्रल कंप्रेशन हो गया। एपिड्यूरल हेमाटोमा जो है ना वो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, और इसको फिर हमने सर्जिकली जो है ना वो ठीक करना होता है ताकि ब्लीडिंग जो है ना ब्रेन के दूसरे सब्सटेंस तक ना जा सके, ठीक है। इतना अगर हेमरेज है तो हमें सर्जिकली भी इवन ट्रीट करना पड़ता है। फिर हमारे पास है सब ड्यूरल हेमाटोमा, इसके अंदर क्या होता है, वीनस ब्लीडिंग ऑफन फ्रॉम द ब्रीदिंग वेन हो गया, ठीक है, जो ब्रिज करवा रही होती है ना बेर, ठीक है। तो मतलब सब ड्यूरल ये अब ड्यूरा मैटर, एरेक्नाइड और पाया मैटर था, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर के बिल्कुल नीचे वाले यहाँ पे अभी जो है ना हमारे पास तो कोई ना कोई ब्लड आ गया, तो यहाँ पे ब्रिजिंग वाली जो वेसल होती है जो इनको ब्रिज करवाती हैं, नीचे से ऊपर तक लेके आती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मोस्टली जो है ना वो हमारे पास वीनस साइनसेस विद इन द ड्यूरा मैटर जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं। वीनस साइनसेस इन ड्यूरा मैटर जो है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होंगी। तो ये अगर बता दोगे हेड इंजरी के में एपिड्यूरल और सब ड्यूरल हेमरेजेस, तो एग्जामिनर काफ़ी खुश हो जाते हैं। फिर इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास है एंट्री ऑफ इन्फेक्शन, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, सेरिब्रल एब्सेसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, फंगल है। मतलब आपने सुना अगर टीबी लंग से जो है ना वो दिमाग को भी चढ़ जाती है। अब एंट्री ऑफ इन्फेक्शन जो है कैसे कैसे हो सकता है, या तो कोई हेमोरेजिक स्प्रेड है, मतलब खून के ज़रिए जो है ना वो बैक्टीरिया ट्रैवल करते हुए दिमाग तक आ गया, या फिर हेड इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, या फिर हमारे पास लोकल स्प्रेड है जो पैरानेजल साइनसिस से ना, आपने ENT के अंदर पढ़े होंगे ना, मैक्सिलरी एथमाइड साइनस सारे के सारे, तो उसके ज़रिए स्प्रेड होती है। या फिर हमारे पास नर्व के ज़रिए इवन पेरिफेरल नर्व्स, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा रेबीज़, कुत्ता काटने का इन्फेक्शन जो है ना वो नर्व के ज़रिए ट्रांसमिट होता है, तो वो दिमाग तक जाके अफेक्ट करता है, आगे यहाँ पे आगे आ गई रहा होगा रेबीज़ वाला, ठीक है। तो रेबीज़ का भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसके अंदर भी आता है
कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर। अब बायोजेनिक के अंदर क्या होता है हमारे पास, मतलब कोई भी पास फार्मिंग जो है ना, उसमें मेनिंजाइटिस हो जाता है, तो हम इसके अंदर पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, फीवर के साथ, हेडेक के साथ, साथ में नकल रिजिडिटी जो है ना वो इस तरह की बाकी बातें, फाइब्रोब्लास्टिक एरिकनोडाइलिस होगा, स्कारिंग हो जाएगी ब्रेन के अंदर, सब एरिकनाइड स्पेस जो है ना वो मोस्टली इन्वॉल्व है। ड्यूरामेटर, एरिकनाइड और पायामेटर तो सब एरिकनाइड स्पेस जो है ना पायोजेनिक ग्रैनुलोमा के अंदर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पायोजेनिक मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे पायोजेनिक मेनिंजाइटिस हो जाएगा। इतनी बात बता दो कि मोर देन इनफ। बाकी कह रहे हैं कि हमारे पास इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा, सारी बात, जब बैक्टीरिया तो हमारे पास न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा, न्यूट्रोफिल का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। साथ में मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है, प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। तो ये बातें, दो बातें बतानी लाजमी है, ठीक है। तो ये आया था कि मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज और प्रोटीन के लेवल के ऊपर क्या असर पड़ता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लूकोज को मज़े से खा लेते हैं, मीठा मीठा ग्लूकोज होता है, उसके बाद जो है ना वो अपनी प्रोटीन जो है ना वो रिलीज़ करवा देती है। तो यूँ कह लें कि आपने एक याद करने के लिए निमोनिक है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना मोस्टली कौन कौन सी बैक्टीरिया हैं आप बता दो, कि ई कोलाई हो गया, लिस्टेरिया मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया, ठीक है। फिर इसी के अंदर वो कह रहा है कि वो वाटर हाउस फ्रेडशन सिंड्रोम, ये क्या होती है, यहाँ पे देख लो लगे हाथ यहाँ पे, वाटर हाउस, ये भी एक पास्ट का एमसीक्यू आया हुआ है, वाटर हाउस फ्रिडसन सिंड्रोम। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हेमरेज जो है ना डिस्ट्रक्शन करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स की, ठीक है। जो हेमरेज है ना उसने डिस्टर्ब किया एड्रीनल कॉर्टेक्स को, मतलब गुर्दे के ऊपर जो है ना वो हमारे पास क्या है, गुर्दे को पानी में डाला ना, क्योंकि गुर्दे पेशाब बनाते, तो वहाँ से याद कर लो कि उसने एड्रीनल कॉर्टेक्स को किया, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, कॉर्टिसोल का लेवल कम हुआ, हाइपो कॉर्टिकोसोलिज्म हो गया, ठीक है। इसने क्या सर्कुलेटरी कोलैप्स कर दिया, और हमारे पास इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन इसकी वजह से हमारे पास हो जाती है, ठीक है। वो ब्रेन में भी हमारे पास इंट्रा वेस्कुलर वो ना कोआगुलेशन कर देती हैं। ओल्डर एज में वो कह रहे हैं इसकी बड़ी वजह से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और बाकी वो सारे की सारी मेनिंजाइटिस की वो बता दें, ठीक है। इसकी वाटर हाउस फ्लेक्स सिंड्रोम कहना कि गुर्दे से हमारे पास वो ब्रेन तक कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है। फिर हमारे पास है जी सेरिब्रल एब्सेसिस हो गया, रिजल्ट फ्रॉम पेनिट्रेटिंग स्कल इंजरी, ठीक है। कोई भी पेनिट्रेटिंग स्कल इंजरी की वजह से हमारे पास क्या होगा, सेरिब्रल एब्सेसिस हो जाएंगे। इसके अंदर जो है ना वो ब्रोंकोपल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर साथ में इस तरह के एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, वो बच्चों वाली बात है, कुछ नहीं है, ठीक है। बस सेरिब्रल के अंदर जो है ना वो कोई भी हमारे पास इन्फेक्शन हो उसमें। ट्यूबरकुलोसिस में क्या था हमारे पास, टीबी ने जो है ना वो ब्रेन की सब्सटेंस को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, वो हमारे पास। फंगल इन्फेक्शन में हमारे पास कौन कौन से दिमाग को इफेक्ट करती हैं, वो हमारे पास एक तो क्रिप्टोकोकस नियोफार्मेंस हो गया, ठीक है, और हिस्टोप्लाज्मा हो गया, ठीक है। एक हमारे पास हिस्टोप्लाज्मा हो गया और हमारे पास क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेज, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना दो इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास फंगल इन्फेक्शन ब्रेन तक जा रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है जी टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है ना, ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, सारी आपकी माइक्रोबायोलॉजी जिसे अच्छे से आती है उसे आप याद आ रहा होगा। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है ना इसकी वजह से हमारे पास ट्रांसमिट होता है, ये हमारे पास ट्रांसप्लेसेंटली होता है, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा ना टॉर्च इन्फेक्शन, ये वाला तो टॉक्सोप्लाज्मा, ये ब्रेन को इन्फेक्ट कर रहा है, तो यहीं पे वो आ रहा है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो है ना वो हमारे पास ट्रांसमिट करता है ट्रांसप्लेसेंटली। और ये मोस्टली कहाँ से होता है, कैट्स, जिन लोगों ने बिल्लियाँ रखी हुई हैं वो कैट स्क्रैच करती हैं और उसकी वजह से जो है ना वो टॉक्सोप्लाज्मा ट्रांसफर होता है, वो या फिर वायरल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन जो दिमाग को दही कर रहे हैं, दिमाग को तबाह कर रहे हैं, उसके अंदर वो कह रहे हैं टॉप ऑफ दी वेरिएंट के ऊपर हमारे पास आ रहा है वायरल मेनिंजाइटिस में हर्पीज, यार सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। वायरल इन्फेक्शन में जो ना हमारे पास क्या रहा है कि इसकी वजह से वो ना कोई भी वायरल एजेंट आ गया ना तो इसकी वजह से होगा हर्पीस सिम्प्लेक्स, मोस्ट कॉमन इन टीनेजर। हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 जो है ना वो क्या करता है, पेट से ऊपर ऊपर जो है ना वो टाइप 1 करवाता है इन्फेक्शन। जो हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 इसके अंदर एसोसिएटेड होगा यंग और एडल्ट में होगा, और इसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास इसकी वजह से वायरल एनसेफेलाइटिस हो जाता है, एनसेफेलाइटिस हो जाएगा। बस इतनी बात बता देना भाई। पोलियोमिलाइटिस के अंदर क्या होता है, हमारे पास डीजनरेशन हो जाती है प्लस नेक्रोसिस हो जाती है, किसकी, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कार्ड, ठीक है, इंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कार्ड, इसकी डीजनरेशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, पोलियोमिलाइटिस हो जाएगा। इतनी बात काफ़ी है। रेबीज के अंदर कुत्ते ने काटा थी, ठीक है, बाइट ऑफ एनिमल लाइक डॉग हो गया, ड्रैकॉन्स हो गया, ठीक है, फॉक्स हो गया, सुपेयर हो गया, ठीक है। सलाइवा जो है उनके थूक के अंदर जो है ना वो हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास वायरस होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करवा देता है, इंसेफेलाइटिस करवा देता है और हमारे पास एक्साइटेबिलिटी ऑफ सीएनएस बढ़ा देता है। एक हमारे पास इसने इंसेफेलाइटिस करवा देना,
साथ में एक्साइटेबिलिटी ऑफ दी CNS जो है ना वो इसको इंक्रीज करवा देना है। तो हमारे पास वो कह रहा है कि ये डिसऑर्डर इज अगर उसकी एक्टिव इम्यूनाइजेशन है तो वो हमारे पास अब्जॉर्ब हो जाती है। वो कह रहा है अच्छा अगर नहीं है तो इसके अंदर ना न्यूरोनल डीजनरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। रेबीज़ के अंदर हमारे पास न्यूरोनल डीजनरेशन हो जाएगी, ठीक है। न्यूरोनल डीजनरेशन होगी, साथ में कह रहे पेरीवेस्कुलर अकोमोडेशन हो जाएगी और इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे पास नेग्रीज बॉडी जो है ना वो दिख जाती हैं। बस नेग्रीज बॉडी का नाम लेना है तो एग्जामिनर जो है ना वो आपको कहते जाओ बेटा बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये रेबीज के बारे में बात थी। वो कहाँ पे था, हिप्पोकैम्पस में परकंजी सेल सेरिबेलम वहाँ पे था। बाकी हमारे पास साइटोमेगालो वायरस है, ये हमारे पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को हमारे पास करता है, ठीक है। इसके अंदर एनसेफलिक इंक्लूजन होती है, जाइंट सेल साथ में आप दिख जाती हैं, बस इतना ही काफ़ी है। या फिर हमारे पास HIV भी इवन जो है ना वो हमारे पास ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। डिमेंशिया की कंडीशन HIV के अंदर आपको मिल जाती है, ये याद कर लेना बस थोड़ा सा। फिर हमारे पास प्रेऑन डिजीज़, ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, हमारे पास काज बाय प्राइons। ये वायरस को हम कहते हैं ना प्राइons, ठीक है। एक खास तरह का वायरस है जिसे प्राइons कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, स्पंजियोफार्म एनसेफलोपैथी हो जाती है। इसके अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके अंदर बहुत सारी की सारी बातें आ जाएंगी। फिर हमारे पास आ जाती है एक डीमाइलिनेटिंग जो है ना वो कुछ डिजीज़ आ जाती हैं, जिसके अंदर ना वो माइलिनेशन न्यूरॉन्स की, ठीक है, जो कि लिपिड बाइलेयर की हो, यूं लिपिड की वो माइलिनेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अंदर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एक्यूट डिसेमिनेटेड इंसेफ्लाइटिस है, गिलन बार सिंड्रोम है। ये तीन बता दो कि मोर देन इनफ है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलन आपने जो है ना वो हमारे पास जो भी एक्सॉन्स के ऊपर होते हैं ना, ठीक है। ये एक्सॉन होना है, इसके ऊपर जो भी हमारे पास माइलन शीट है ना इसकी इसने डिस्ट्रक्शन करवा देनी है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कह रहे हैं डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, 20 से 30 साल की उम्र के अंदर मोस्टली होती है, ठीक है। और ये वोमन के अंदर मोस्ट कॉमन है। और वायरल फैक्टर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल ओलिगो क्लोनल बैंड्स आपको दिख जाते हैं, इन्वायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि HLA जो है ना वो आपको एंटीबॉडीज जो है ना वो दिखेंगे, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजीन जो है ना वो दिख जाएंगी। इसका हाई इंसिडेंस होता है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। बस ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो CNS तक जो है ना वो कन्फाइंड होती है, इससे ज़्यादा नहीं होते। और इसके अंदर जो है ना वो CD4 और CD8 T लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजिक इन्फिल्ट्रेशन होती है। CD4 और CD8 T सेल मैक्रोफेजिस जो है ना इसकी हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास होता है एक्यूट डिसेमिनेटेड एनसेफेलाइटिस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जिन लोगों को मीजल्स हुआ हो, मम्प्स हुआ हो, ठीक है, रूबेला हुआ हो, या हमारे पास चिकन पॉक्स हुआ हो, तो उसके अंदर हमारे पास जो है ना वो इसकी इन्फेक्शन के बाद जो है हमारे पास पोस्ट इन्फेक्शियस एनसेफेलाइटिस हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसके हमारे पास कहते हैं इंसेफ्लाइटिस हो जाएगी। इसके अंदर जो है ना वो रिकवरी जो है ना वो हमारे पास थोड़ी सी डिले होती है, हाइपर सेंसिटिविटी डिले रिएक्शन सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। लास्ट में हमारे पास गुलन बार सिंड्रोम। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, एक्यूट हमारे पास ये है इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग जो है ना वो डिजीज़ है, जो कि हमारे पास पेरीफेरल नर्व्स को जो है ना वो हमारे पास क्या करती है, तबाह कर देती है उसकी न्यूरॉन में। और ये यंग्स के अंदर मोस्ट एडेंट है, इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास असेंडिंग मसल वीकनेस और पैरालिसिस आपको दिख जाएगी। असेंडिंग मसल वीकनेस, साथ में आपको बहुत ज़्यादा पैरालिसिस, मसल की पैरालाइज हुआ हुआ दिख जाएगा। तो इतनी बात खास जो कि साथ में वो कुछ साइटोलॉजिक डिसोसिएशन होती है CSF फ्लूइड के अंदर, वो कह रहा है हमारे पास वो कुछ नहीं है। अच्छा, डीजनरेटिव डिजीज़ के अंदर वो कह रहा है अल्जाइमर डिजीज़ है, पिक डिजीज़ है, हंटिंगसन डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है और अमाइलोट्रोफिक डिजीज़ आ जाती है। अल्जाइमर भी आपने पढ़ा हुआ, पार्किंसन भी आपने फर्स्ट ईयर FSC के अंदर भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। अल्जाइमर के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास क्या करवाता है, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस जिसे हम कहते हैं ना, ठीक है। ये हमारे पास करवा देता है डिमेंशिया। और साथ में जो है ना वो क्या होता है, डिटोरिएशन हो जाती है हमारे पास प्रोग्रेसिवली, इंटेलेक्चुअल डिटोरिएशन, इंटेलेक्चुअली वो ना हमारे पास उसको समझने सूझने की ताकत खत्म हो जाती है। और किसको आहिस्ता 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 जो है ना लॉस ऑफ रिसेंट मेमोरी जो है ना वो उसकी जो है ना वो ख़त्म हो रही, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो मतलब मेमोरी से रिलेटेड सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और न्यूरोफिब्रिल फिब्रिली टैंगल्स होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वहाँ पे
जो है ना न्यूरोफिलामेंट्स जो है ना उसके अंदर हमारे पास बहुत सी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। फिर हमारे पास है जी अल्कोहलिक इंसेफेलोपैथी के बारे में यहाँ उसने एक बात की हुई है। अल्कोहलिक एनसेफेलोपैथी, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये भी एक एमसीक्यूज है पास्ट का। इसका दूसरा नाम पता है क्या होता है? वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। ये भी आपने जाना, वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, ये भी आपका एमब्रियो का ही क्वेश्चन था, इसी दौर में हमने पढ़ा था। ठीक है, अल्कोहलिक या वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो लोग अल्कोहल पीते हैं ना उनके अंदर थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, थायामीन जो है ना विटामिन B1 होता है या B2 होता है। यस, विटामिन B1 की जो है ना वो डेफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है, थायामीन डेफिशिएंसी को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बस इतनी बात काफ़ी है मेरे ख्याल में इसके वर्निक डिजीज़ के बारे में। होता क्या है इसके अंदर, आपको वही कह रहा है कि हमारे पास एट्रोफी हो जाता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है, जो कि हमारे पास इफेक्ट करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, हमारे पास इफेक्ट कर देगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है पिक डिजीज़ के बाद, नाइमन पिक डिजीज़ जो है ना ये रिजेंबल करती है हमारे पास अल्जाइमर के साथ ही, जो है ऑलमोस्ट रिजेंबल करती है। और ये वोमेन के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। होता है कि इसके अंदर वो ना कॉर्टिकल एट्रोफी जो है ना वो आपके पास ब्रेन के कॉर्टेक्स है ना उसकी हमारे पास एट्रोफी हो जाती है। साथ में कह रहा है कि टेम्पोरल और फ्रंटल लोब जो है ना वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे स्वेलन जो है ना वो आपको न्यूरॉन मिल जाएंगे। और साथ में पिक बॉडीज़ जो है ना वो आपको दिख जाएंगी, नाम में ही काम है। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है ना उसके अंदर आपको न्यूरोफिलामेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। बस ये बातें आपको बस याद रखने वाली है, जो कि आपने एमसीक्यू पिक करना हो तो। हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में क्या होता है, ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। इसके अंदर ना न्यूक्लियस और पुटामैन जो है ना वो ब्रेन के, वो हमारे पास मोस्टली जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे। यार मेमोरी मोबाइल की ख़त्म हो गई, एनीवेज अल्लाह करेगा। ये इसके अंदर क्या होता है हमारे पास इंक्रीज नंबर हो जाते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड की रेपिटेशन हो जाती है, और बाकी वो नेक्स्ट हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ है। इसको जल्दी से देख लो बस। इसके अंदर क्या होता है, ये 50 प्लस ईयर के अंदर जो है ना वो हमारे पास वो डोपामीन डिप्लीवेशन कॉर्पस ट्राइएजम, ठीक है, एल डोपा जो होता है ना उसकी हमारे पास क्या होता है, डोपामीन डिप्लीविएशन, आपने ये फार्मा में भी पढ़ा होगा। ठीक है, डोपामीन डिप्लीशन हो जाती है कहाँ पे, कार्पस स्टाइएटम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपको कह रहा है कि इसके लिए फिर हमने थेरापी क्या देनी होती है, एल डोपा हमें बाहर से देना पड़ता है, इतनी बात है। इसके अंदर डी पिगमेंटेशन होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, सबस्टेंशिया नाइग्रा ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसकी हमारे पास वो कह रहा है क्या होगी, डी पिगमेंटेशन हो जाती है। और इसके अंदर आपको लुइस बॉडीज जो है ना वो हमारे पास दिखती है। लुइस बॉडी का एक दफ़ा आया, वो कहाँ पे दिखती है, वो पार्किंसन में। PL से याद कर लो, लुइस बॉडीज जो है ना आपको पार्किंसन के अंदर दिख जाएंगी। ठीक है, कुछ वो कह रहे हैं ऐसी ड्रग्स होती हैं और टॉक्सिन होते हैं जो कि हमारे पास डोपामिन के एंटागोनिस्ट एक्ट करती हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पास ये काम करवा दिया करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डीजनरेटिव डिजीज़ हो गई हैं। फिर अमायोट्रॉफिक कोई स्क्लेरोसिस है, इसके अंदर डिजेनरेशन है अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन जो है ना, इसकी हमारे पास वो कह रहा है कि डिजेनरेशन हो जाती है, ये सारे की सारी बात है। और कोई किसी ने जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे पास ट्यूमर ऑफ सीएनएस, उसके बाद इंशाल्लाह हम कन्वर्ट होते हैं इसके फास्ट MCQ के ऊपर। ओके जी, अब ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना ट्यूमर्स ऑफ द CNS, जो किसी को भी किसी सूरत नहीं भूलना चाहिए, और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब ट्यूमर जो है ना बेसिक मोस्टली जो है ना वो हमारे पास इंट्राक्रेनियल होते हैं, मतलब क्रेनियम के अंदर अंदर जो है ना, बहुत कम है स्पाइनल कार्ड के ऊपर भी ट्यूमर बन जाए। ठीक है, लेकिन होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। मेजोरिटी जो कह लें इंट्राक्रेनियल होते हैं। और हमारे पास चिल्ड्रन के, अडल्ट के अंदर हमारे पास फिर सुपरा टेंटोरियल होंगे, जबकि बच्चों के अंदर हमारे पास इंफ्रा टेंटोरियल होंगे। टेंटोरियम का लफ्ज़ पता है ना, ब्रेन जिसने पढ़ा हुआ है न्यूरोनाटमी उसको पता होगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है प्राइमरी बिलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना वो हमारे पास कभी कभार मेटास्टेज का, जब बिनाइन इंट्राक्रेनियल ट्यूमर जो है ना वो कह रहा है हमारे पास कंप्रेशन करवा देती है ब्रेन के ऊपर, और वहाँ पे बहुत सारी सिम्टम्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो टॉप है ना वो ग्लायोब्लास्टोमा है। ये होता कहाँ पे है, एक एक बात आपको बताता हूँ। ओल्डर एज में, बूढ़े लोग, अभी चंद दिन पहले मुझे एक लड़की का मैसेज आया था,
ठीक है, वो बड़ी परेशान थी, उसका ना वो हमारे पास कह रही थी कि मेरी मदर को ना ग्लायोब्लास्टोमा हो चुका है और उसकी प्रॉफ की तैयारी अच्छी नहीं है, वो बेचारी फौत हो गई थी, मैंने अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे। तो ग्लायोब्लास्टोमा जो ना ओल्डर एज में होती है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है ना, वो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व है। ये हाईली मलिग्नेंट है, ठीक है, मतलब यूँ फैलता जाएगा और इसमें जो ग्रोइंग ट्यूमर है और हमारे पास वो कह रहा है इंट्राक्रैनियल नियोप्लाज़्म के साथ ये बंदा फिर प्रेज़ेंट करता है। इंट्राक्रैनियल नियोप्लाज़्म के साथ, ठीक है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्लायोब्लास्टोमा की एमसीक्यूज़ भी मैंने देखी थी। फिर हमारे पास मेनिंजियोमा है ना, ये हमारे पास यूँ कह लें मज है, मज क्या है? औरत है, ये वुमेन के अंदर मोस्ट ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? कॉम्प्लिकेशन के सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ भी हमारे पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर ही इन्वॉल्व है और वो कह रहा है हमारे पास कॉम्प्लेक्सिसिटी में कह रहा है हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है, ये बेसिकली ज़्यादा फैलता नहीं, ये हमारे पास मेलिग्नेंट की तरह था, ये हमारे पास क्या होगा मेनिंजियोमा बिनाइन ट्यूमर है, ये हमारे पास हाईली मेलिग्नेंट थी, ये हमारे पास बिनाइन ट्यूमर आ जाएगा। फिर मेड्यूलोब्लास्टोमा के बारे में अगर एक बात आपसे पूछी है तो ये हमारे पास यंग चिल्ड्रंस के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका मेड्यूलो है ना डबल एल आ रहा है, तो इसके अंदर सेरिबेलम जो है ना डबल एल जिसके अंदर आ रहा है वो इन्वॉल्व है, ये भी एक एमसीक्यू है, सेरिबेलम किसके अंदर मेड्यूलोब्लास्टोमा में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है कि हाईली ये भी हमारे पास मेलिग्नेंट ट्यूमर है। रेटिनोब्लास्टोमा की बात करें तो इसके अंदर भी हमारे पास यंग चिल्ड्रंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर जो है ना वो रेटिना और बाईलेटरल या मल्टीलोकल हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको रेटिनोब्लास्टोमा जिसके अंदर रेटिना आपने आई के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। इसकी स्पोरेडिक फॉर्म है, वो कह रहे हैं हमारे पास मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द यंग चिल्ड्रन इज रेटिनोब्लास्टोमा, ये एमसीक्यूज है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि यंग की आंखें जो है ना वो ख़राब हो गई हैं तो रेटिनोब्लास्टोमा। फिर श्वानोमा जो है ना वो हमारे पास मिडल और लेटर लाइफ के अंदर हमारे पास होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एट्थ क्रेनियल नर्व जो है ना वो हमारे पास इन्वॉल्व होती है, एट्थ क्रेनियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। और यहाँ पे जो है ना वो अक्योस्टिक श्वानोमा हो गया, मतलब कि वो कुछ ना कुछ सुनाई देने से कहीं ना कहीं इसके रिलेटेड है और बाद में वो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ग्लायोब्लास्टोमा में। लास्ट में हमारे पास है मेटास्टेटिक ट्यूमर, तो ये हमारे पास वेरिएबल होती हैं और ये प्राइमरी साइट इसकी जो है ना वो लंग्स होती है, लंग से मेटास्टाइज करके जो है ना वो आप ऊपर ब्रेन तक आ जाते हैं। ये तो थी एक इंपॉर्टेंट सी बात, ठीक है। अब कुछ इसने लिखे हुए हैं एस्ट्रोसाइटोमा, तो मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर जो है ना वो हमारे पास होता है, एस्ट्रोसाइट होते हैं ना, ठीक है। तो स्टार शेप्ड हमारे पास एस्ट्रोसाइटोमा जो है ना हमारे पास वो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है, ये नंबर वन बात ये याद रखनी है, ठीक है। और साथ में वो कह रहा है हमारे पास लो ग्रेड आपको एस्ट्रोसाइटोमा, इसके अंदर कुछ ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 3 हो गया, ग्रेड 4 हो गया। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म जो है ना वो हमारे पास ग्रेड 4 के अंदर एस्ट्रोसाइटोमा किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ग्लायोब्लास्टोमा जो है ना वो हमारे पास क्या होता है ग्रेड 4, ये जो फर्स्ट पे हमने लिखा है ना ये हमारे पास एस्ट्रोसाइटोमा के साथ रिलेटेड है, तो ये हमारे पास ग्रेड 4 WHO के मुताबिक हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी मेलिग्नेंसी होती है और इसकी वजह से हमारे पास सूडो टोटेलिटी अरेंजमेंट होती है और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, P10 जो है ना इसकी म्यूटेशन यूँ कर देना कि P10 हमारे पास म्यूटेशन होती है जीन की और हमारे पास P53 जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है P53 इसके अंदर म्यूटेशन जो है ना वो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। फिर अगर कोई ये थे एस्ट्रोसाइटोमा और अगर वो कोई ओलिगो डेंड्रोग्लायोमा के बारे में पूछ ले तो ये हमारे पास क्या होता है, ओलिगोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है ये भी हमारे पास, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो शक्ल मिलती है ओ आ रहा है ना, मतलब अंडे की तरह है, गोल है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना फ्राइड एग जो है ना अपीयरेंस जहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास ओलिगोडेंड्रोमा होगा। एक बात ये एमसीक्यू की मैंने बतानी थी। फिर हमारे पास इसके अंदर क्रोमोसोम जो है ना 1p और हमारे पास 19q जो है ना उसके ऊपर वो कह रहा है हमारे पास मॉलिक्यूलर सिग्नेचर ट्रांसलोकेशन हो जाती है, तो बस इसकी वजह से ओलिगोडेंड्रोमा। फिर आपने अपेंडाइडियोमा के बारे में सुना होगा, ये हमारे पास किसको इफेक्ट करता है, फोर्थ वेंट्रिकल को, हमारे पास ब्रेन की जो है ना वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल उसको जाके इसने इफेक्ट करना है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, CSF के अंदर जो है ना वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से वो पेशेंट हाइड्रोसेफिलस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास मेनिंजियोमा की अगर कोई बात कर दे, मेनिंजियोमा की, तो इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या है, कॉमन प्राइमरी इंट्राक्रेनियल नियोप्लाज्म है, ठीक है। इंट्रा क्रेनियल जब भी नियोप्लाज्म है ये बिनाइन होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, ये ग्रेड 1 के अंदर आता है, ग्रेड 4 के अंदर था ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ग्रेड 1 के अंदर हमारे पास होता है कौन सा, मेनिंजियोमा होगा, ठीक है। और बाकी इसके नियोप्लाज्म ओरिजिनेट फ्रॉम एरेक्नाइडल सेल्स जो है ना वो उसके अंदर से हमारे पास हो जाती हैं।
फिर हमारे पास कुछ मेड्यूलोब्लास्टोमा होती है जिसके अंदर कह रहे हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द सेरिबेलम। अगर मेड्यूलोब्लास्टोमा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सेरिबेलम का ट्यूमर है। न्यूरोफाइब्रोमा में हमारे पास क्या होता है, न्यूरोब्लास्टोमा जो है एड्रीनल मेडुला के अंदर होता है, वहाँ से फिर हमारे पास सारी की सारी होते हैं। हेमेंजियोब्लास्टोमा अगर वो हमारे पास न्यूप्लाज्म अगर सेरिबेलम के अंदर फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व हो जाए और हमारे पास जो है ना एरिथ्रोपोइटिन की जो है सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। श्वानोमा में हमारे पास क्या था, बिनाइन स्लोली ट्यूमर है और वो हमारे पास थर्ड इंट्राक्रेनियल न्यूरोप्लाज्म के अंदर होती है। क्वेस्टिक श्वानोमा में हमारे पास 8 नर्व इन्वॉल्व होती है, इतनी बात है। मेटास्टेटिक में क्या है, लंग से आ सकता है, ब्रेस्ट से आ सकता है, स्किन से आ सकता है और हमारे पास किडनी से आ सकता है या फिर थायराइड से आ सकता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से, तो उसे हम मेटास्टेटिक ट्यूमर कहते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थी सीएनएस के बारे में कुछ ट्यूमर की बात थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ पास्ट पेपर। ये पास्ट पेपर की एक बुक थी जिसके अंदर मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई है उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा पास्ट पेपर को टच दिया जाए, अगर कोई चीज़ रह भी जाए तो हम यहाँ से कर लें। फीचर ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन जो इन्वॉल्व होती है, थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म मैंने बता दिया शुरू में। इसके अंदर ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया हो सकता है, फोकल सेरिब्रल इस्कीमिया, जनरलाइज्ड आर्टीरियल डिजीज, कोई भी आप लिख देंगे। इस्कीमिक इंजरी ऑफ द ब्रेन में हमारे पास कौन कौन सी थी, सेरिबेलर जो है ना उसका आपने इस्कीमिया करवा देना है। नंबर सेकंड पे हमारे पास क्या था, फोकल था, ठीक है। और नंबर थर्ड पे हमारे पास एम्बोलिक आर्टीरियल ऑक्लूजन था, हमने शुरू में बात की थी। अब हमारे कंट्यूजन और कंसेशंस ऑफ द ब्रेन के अंदर क्या फ़र्क है। कंट्यूजन मतलब कोई भी झटका लगा हुआ है, ठीक है। सेकेंडरी टू द हेड इंजरी मतलब उसको हेड इंजरी उसके बाद जो है ना उसका ब्रेन आपस में जो झटके लगे हैं उसको। कंट्यूजन में हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कोई अगर स्टेयरिंग लग गया डायरेक्ट ब्रेन को तो उसे हम कंट्यूजन। आपने फोरेंसिक मेडिसिन में कंट्यूजन पढ़ा था ना कि अगर ईंट मार दें तो उसकी वजह से कंट्यूजन इंजरी हो जाती है। कंसेशन क्या है, कोई भी हमारे पास मोमेंटम की वजह से जो है ना वो इसके अंदर अनकॉन्शियस नहीं होती, इसके अंदर हमारे पास ब्लड होगा सारी बात, जब स्टेयरिंग लगे तो खून निकलेगा। हेड इज ट्रोमाटाइज होगा, यहाँ पे एनीवेयर इन दी बॉडी होगा। ब्रेन इंजर्ड होता है, यहाँ पे लोकलाइज इंजरी होती है। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास नो स्ट्रक्चरल डैमेज, कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता लेकिन अंदर से जो डैमेजिंग होती है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हेमरेजिक, पोस्ट हेमरेजिक, खूनो खून हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे है ना मेनिंजाइटिस का अगर केस आ जाए तो यहाँ पे क्या है, स्टिफनेस ऑफ नेक जो है ना वो बहुत है, अकड़ी गर्दन जो है ना वो हमारे पास किसका है, मेनिंजाइटिस का केस हो जाता है। साथ में बुखार होगा, फोटोफोबिया होगा, ये तो कॉमन बात है ना, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये सारी की सारी है कॉन्शियस स्टिफनेस ऑफ नेक का आ गया, चुप करके चले जाना मेनिंजाइटिस के ऊपर। मेनिंजाइटिस कौन कौन करवाते हैं, बच्चों के अंदर इक्वलाई और स्ट्रेप्टोकोकस, एडल्ट के अंदर निजेरिया मेनिंजाइटिस हो गया, आपके ओल्ड एज में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और लिस्टेरिया मोनोसाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के अंदर इकोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। एडल्ट्स के अंदर निजेरिया जो मेनिंजाइटिस होता है, एक निजेरिया गोनोरी थी, एक मेनिंजाइटिस था जो कि ग्राम नेगेटिव थे, तो निजेरिया मेनिंजाइटिस होता है। ओल्ड एज में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्यूबर इन्वॉल्वमेंट होती है और वो बच्चों वाली बात है, कोई इतनी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फिर वो कह रहा है कि हमारे पास ये स्टिफनेस है नेक हो गया, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, क्योंकि उसके अंदर हाई ग्रेड फीवर है ना, ठीक है। तो उसके अंदर ये होगा। अब कहना बच्चों के अंदर इक्वली स्ट्रेप्टोकोकस, बड़ों के अंदर निजेरिया गोनोरी और ओल्ड एज में नमूनी वाला है। और हमारे पास कौन सा आएगा, लिस्टेरिया एल एम, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनिस आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इमरजेंसी में क्या स्टिफनेस ऑफ द नेक है ना, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई मतलब निजेरिया मेनिंजाइटिस आ रहा है तो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में वही आते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि अनकॉन्शियस इमरजेंसी में शो स्टिफनेस ऑफ नेक, मतलब मेनिंजाइटिस का केस है तो हमारे पास कह रहा है डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस। वायरस की वजह से मेनिंजाइटिस होता है या बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया के अंदर याद रखना कि ग्लूकोज ज़्यादा खा लेगा बैक्टीरिया और प्रोटीन मतलब ग्लूकोज ज़्यादा खाएगा तो ग्लूकोज की डेफिशिएंसी और प्रोटीन हमारे पास बढ़ जाएगा। प्रोटीन नहीं खाता तो प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरियल के अंदर हमारे पास यही होगा, जबकि वायरल के अंदर जो है ना हमारे पास थोड़ा सा और हो जाए। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर फिर हमारे पास कुछ और आ जाएगी चेंजेस। देखो नॉर्मली जो है कह रहा है हमारे पास जो सी एस एफ फ्लूइड है वो क्लियर होता है, लेकिन जब एक्यूट होता है इसके अंदर टर्बिड होगा, पस पस आ जाएगा। वायरल के अंदर भी क्लियर होगा और टीबी के अंदर भी क्लियर होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास क्या आ गई, पस आ जाएगी। फिर हमारे पास वो कह रहे हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर 180 mm, नॉर्मल क्या है 60 से 150 mm इसका इंट्राक्रेनियल नॉर्मल प्रेशर होता है। लेकिन बैक्टीरिया जब होगा तो हमारे पास कितना चला जाएगा, 180 तक चला जाएगा, स्पीड उसकी मोटरवे पे 180 तक चलेगी। फिर अगर वायरल होगा तो वो 250 तक चला जाएगा, मतलब इसने 70 की स्पीड और बढ़ा दी। फिर जब टीबी के अंदर आएगा तो टीबी के अंदर 50 की स्पीड और बढ़ा के 300 तक ले गया, ठीक है। मतलब वो उड़ने वाले हवाई जहाज बना दिया टीबी ने इसको। फिर टोटल प्रोटीन यहाँ पे 50 से 20 मतलब प्रोटीन ज़्यादा होती है, यहाँ पे प्रोटीन कम होगी और यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट में होगी। ग्लूकोज जो है ना इसके अंदर ज़्यादा खाया जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बहुत कम होगा
वायरल के अंदर जो है वो नॉर्मल होगा, टीबी के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है ना वो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टीबी वाला ग्लूकोज को इतना नहीं करता। बाकी वो ग्राम स्टेनिंग पॉजिटिव बैक्टीरिया अल्फा पेप्टोप्रोटीन होगा वो बाकी पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेट में पल्मोनरी उसको टीबी हुआ था, ठीक, उसके बाद वो मलेरिया हो गया, तो लेबार्टरी में सीएसएफ क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस एक्यूट बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस के बारे में फ़र्क, ये वाला चार्ट छाप देना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर है न्यूरोडीजनरेटिव में हमारे पास जो अल्जाइमर डिजीज़ आ जाती है, ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या कहा था, कार्टिकल एट्रोफी अगेन नाइग्राई जो है ना वो नैरो हो जाती है, सल्कस एस वाले जो वो बड़े हो जाएंगे, ब्रेन के सल्कस बड़े, जो हमारे पास नाइग्राई है ना गायराई, ठीक है, वो हमारे पास छोटी हो जाती है। तो ये बात याद रखनी है आपने। अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर साथ में वो कह रहा है हमारे पास क्या डायलेटेड होती है और वो डिस्प्लेस इन सर्कल दी न्यूक्लियस हो गया, तो बाकी बात मेनिंजियोमा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं ड्यूरा मैटर को जो कंप्रेस करता है, यूँ कह लें कि मज जो है ना, ठीक है, उसने जो है ना वो कंप्रेस किया हुआ है, जब जहाँ पे बैठती है वो ज़मीन कंप्रेस हो जाती है, मैंने यूँ मेनिंजियोमा में। अब वो यहाँ पे कह रहा है ड्यूरा मैटर में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, नो हेमरेज है, लेकिन 5 सेंटीमीटर मास अटैच है ड्यूरा मैटर को, जो कि कंप्रेस कर रहा है, तो मेनिंजियोमा का केस है, मज ने कंप्रेस कर दी, ठीक है। साथ में अब यहाँ पे कुछ वो कह रहे कि रोजेंथल फाइबर्स होते हैं और गैप और बाईफेजिक पैटर्न होता है, सॉलिड सिस्टिक और वेल सर्कमसाइज होता है। अच्छा, हेडेक है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन है पास्ट 2 मंथ से, वो कह रहा ऑड बिहेवियर सफ़र फ्रॉम दी सीयर कॉर्पस कैलियोजम जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो इन दी राइट हेमिस्फीयर, ठीक है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, लार्ज मास विद एक्सटेंसिव नेक्रोसिस है इन द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हमने ग्लायोब्लास्टोमा में ये देखना सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, और हाईएस्ट मेलिग्नेंट जो है ना वो हमारे पास होता है, और इंट्रा क्रेनियल न्यूप्लाज्म है हमारे पास क्या है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म के अंदर मेलिग्नेंट के अंदर हमारे पास कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो ये ग्लायोब्लास्टोमा की पक्की निशानी है कि उसने हाई ग्रेड फीवर है, ओड ऑड बिहेवियर, और बूढ़े लोगों में है, ठीक है, बुढ़ापे के अंदर हमारे पास ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म होती है। मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, मेनिंजियोमा और ग्लायोब्लास्टोमा में फ़र्क है, मेनिंजियोमा बिनाइन है, ये जो मज्ज है एक ही मज्ज है, आगे पीछे नहीं जाती, वो सोई रहती है, क्योंकि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म मेलिग्नेंट है और नो सच इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। फिर ग्लायोमा में बाकी हमारे पास कह रहा है कि टाइप्स ऑफ ग्लाइल ट्यूमर में एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोम, एपेंडाइओमा, एईओ हमारे पास ग्लाइल ट्यूमर में, एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइओमा और ओलिगोडेंड्रोम ग्लायोमा, एईओ हमारे पास। बाकी वो कह रहे हैं मेटास्टेसिस ब्रेन से, लंग से, ब्रेस्ट से, किडनी से, जीआईटी से, लास्ट में मैंने अभी बताया आपको। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कौन कौन से हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 का भी वो वगैरह है हमारे पास, जो हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर वो हमारे पास बता रहा है। तो ये ऊपर देख लो, अगर ग्लायोमा है, ठीक है, तो एस्ट्रोसाइटोमा न्यूरोनल ट्यूमर हो सकते हैं, या पुअरली डिफरेंशिएटेड में मेडुलोब्लास्टोमा हो गया, ठीक है, ग्लायोमा, एस्ट्रोसाइटोमा और मेडुलोब्लास्टोमा हो जाती है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ना वो कह रहा है मेनिंजियोमा की जो है ना वो हमारे पास हिस्टोलॉजिकल पैटर्न क्या है मेनिंजियोमा की, तो यहाँ पे देखो लंग्स कार्सिनोमा या ब्रेस्ट कार्सिनोमा की वजह से हमारे पास जो है ना हिस्टोलॉजिकल पैटर्न है वो 1 का C। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो कह रहा है कि मेड्यूलोब्लास्टोमा की मॉर्फोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में से लिखी हुई है यहाँ पे, न्यूरोब्लास्टोमा की जो है ना वो हमारे पास ये वेल सर्कमसाइड है, ग्रे है, फिब्रियाइल है, हाइपोक्रोमैटिक न्यूक्लियाई, और वो हमारे पास आ जाएंगी। अच्छा, न्यूरोसर्जरी में वो कह रहा है इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीवियर हेडेक है और एपिसोड और सीयर्स है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मास अटैच होती ड्यूरामेटर राइट फ्रंटल लोब में, 2 सेंटीमीटर का मास है, तो वो हमारे पास क्या होगा, बिनाइन ट्यूमर है वो हमारे पास, सिंगल एपिसोड ऑफ सीयर हुई है, तो उसके बाद कंप्रेस कर रहा है जो ब्रेन को, तो वो हमारे पास मेनिंजियोमा की। इलिश ग्लायोमा, ग्लायोमा में एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगो और पेंडाइलोमा आ जाती हैं। बाकी चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर में हमारे पास पाइलोसाइट, एस्ट्रोसाइटोमा, ज़ेंथोसाइटोमा है और मेड्यूलोब्लास्टोमा है, ठीक है। एमबी से याद हो, मेड्यूलोब्लास्टोमा एमबी, बच्चा इंटरनेट यूज़ करता है तो एमबी होगा, फिर ज़ेंथोस एस्ट्रोसाइटोमा और हमारे पास पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा आ जाते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास है सीयर है, हेडेक है, वीकनेस इन दी राइट आर्म है, सीटी स्कैन में ब्रेन डैम की है, जो वो कह रहे हैं हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जो है ना वो मिल गई है, तो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन के लिए हमारे पास इन्फिल्ट्रेटिंग एस्ट्रोसाइटोमा, एस्ट्रोसाइट का जहाँ भी होगा वहाँ पे हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन आ जाती हैं। फिर यहाँ पे लीजन है हमारे पास मेड्यूलरी सेलुलरिटी है, एनाप्लास्टिक सेल है, पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, तो वो मेड्यूलोब्लास्टोमा के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास प्री डोमिनेंट चिल्ड्रन में, एक तो बच्चा है,
बच्चे के अंदर हमारे पास एमबी, मैंने जाना बच्चा इंटरनेट यूज़ करता है, एमबी तो मेडुलोब्लास्टोमा बच्चों के अंदर होगा। फिर हेड का कंप्रेस कर रहा है राइट हेमिस्फीयर को, ठीक है, इसके अंदर वो कह रहा है मेनिंजियोमा हमारे पास 50 ईयर है ना, बूढ़ी खवातीन और हेड का इसके अंदर डायग्नोसिस के अंदर अफेक्ट करता है प्रोग्नोसिस को, तो मेनिंजियोमा के बिनाइन ट्यूमर हमारे पास आ रहा है राइट हेमिस्फीयर के अंदर। वोमिटिंग एंड नेक रिजिडिटी है ना, ठीक है, और साथ में रोजेंथल फाइबर जहाँ भी आपको नज़र आ जाए, रोजेंथल फाइबर, तो वो हमारे पास क्या था, एस्ट्रोसाइटोमा की बड़ी निशानी यहाँ पे अभी हमने देखी है ना, रोजेंथल फाइबर एक टेबल के अंदर ये, ठीक है। तो हमारे पास एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर एस्ट्रो है ना, तो एस्ट्रो में आर आ रहा है, तो हमारे पास एस्ट्रोसाइटोमा में रोजेंथल फाइबर आपने लाजमी याद रखनी, ठीक है। तो रोजेंथल फाइबर हमारे पास एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर आपको दिख जाती है। फिर वो कह रहा है कि कुछ टाइप में फाइब्रोब्लास्टिक या ट्रांजिशनल एसोमोमास है, ग्लाइल ट्यूमर, एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोन, एपेंडाइमोमल टाइम हो जाती है, ठीक है। एंड फिर लास्ट में हमारे पास जो है ना वो कह रहा है ट्यूमर में ग्लायोमा है, न्यूरोब्लास्टोमा, पुअरली डिफरेंशिएटेड मेनिंजियोमा आ जाती है। वोमिटिंग है, 4 साल का बच्चा है ना, तो एमबी याद कर लो, मेडुलोब्लास्टोमा उसको हो जाएगा। फिर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है, जेनेटिक अल्टरेशन अकरिंग है, लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा है, ठीक है। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में आपने बात करनी है, और बाकी आपने लेबोरेटरी टेस्ट ऑलरेडी हमने देख लिए थे। चाइल्डहुड के अंदर ना प्लियोमार्फिक है, मेडुलोब्लास्टोमा, अपेंडाइयोमा, एडल्ट के अंदर सेकेंडरी ग्लायोब्लास्टोमा, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, ओलिगो और मेनिंजियोमा हो जाती है। ये एक ट्यूमर्स की एक थी क्लासिफिकेशन। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ अब आपको सिनेरियो पिक करने में मदद होगी ही होगी, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मुझे आता था, बाकी आप खुद भी आपने पढ़ा ही होगा तो उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। और अभी जो है ना मैं देखता हूँ जो वीडियोज़ रह गई हैं ना WBC की, वो इंशाल्लाह अभी मैंने कवर करनी है, तो जो कि इम्पोर्टेंट है आज इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं कवर कर दूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।